हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की पोल साइंस का चैप्टर नंबर 5 विधायिका। ये इसके नोट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो पहले आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के प्रमुख अंग होते हैं और ये तीनों मिलकर शासन कार्य करते हैं। ये जन कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संविधान के द्वारा इन तीनों अंगों का तालमेल और संतुलन बनाया गया है। ये वही जब हम ठीक है, मतलब विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। ये इनके तीनों के अलग अलग कानून, इनका तीनों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। अधिकार क्षेत्र मतलब क्या है कि इनका खुद का कोई अलग अलग शक्तियाँ। जैसे विधायिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून को लागू करना, न्यायपालिका का कानूनों में संशोधन करना। ठीक है, अब आता है कार्य विधायिका से क्या अभिप्राय है। तो विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है। अब समझो ये विधायिका होती क्या है। तो विधायिका में ना होता क्या है, विधायिका में राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा मिलकर विधायिका, ये तीनों मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। और इसी विधायिका को राज्य में देखा जाए तो इसे विधानसभा या फिर विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, तो अब समझे विधायिका क्या है। तो विधायिका में क्या होता है, विधायिका में जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनकी विधायिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में ही कार्य करती है। विधायिका कानून बनाने का निर्माण करती है। संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। अब समझे संसद किसे कहते हैं। यह राष्ट्रपति और दोनों सदन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानसभा या फिर विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है, विधायिका जो कहानियाँ में कानून बनाती है, और न्यायपालिका वाद विवाद को सुलझाना। ठीक है, तो अब ये बताओ हमें संसद क्यों चाहिए। संसद यानी कि हमें विधायिका क्यों चाहिए। तो विधायिका का कार्य जो है केवल सिर्फ कानून बनाना नहीं है। आपने 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं में पढ़ा होगा कि विधायिका सिर्फ कानून बनाती है और आपको लग रहा होगा इसका सिर्फ एक मात्र कार्य है। नहीं, विधायिका के बहुत सारे कार्य हैं जिनमें से एक प्रमुख कार्य हो सकता है कानून बनाना। विधायिका के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से भी कानून बनाना भी एक कार्य है। इनके कानून बनाना भी एक कार्य है, लेकिन इसके और भी महत्वपूर्ण कार्य, जैसे संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। जैसे संसद में क्या देखने को मिलता है, बहस, विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग आदि इत्यादि। ये सब जो है संसद को जीवंत रखते हैं। अब इससे मतलब क्या है कि संसद में ये बहस विरोध होना एक सामान्य बात है, क्योंकि संसद जो है वाद विवाद का ही मंच है। क्योंकि संसद में किसी भी निर्णय के लिए वाद विवाद होना ज़रूरी है। अगर वाद विवाद नहीं होता तो हो सकता है कि निर्णय में कुछ कमी हो। इसलिए विधायिका जनप्रतिनिधि जो नेता का जनता के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, यह वास्तव में लोकतंत्र का आधार है। अधिकांश लोकतंत्र में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है, लेकिन भारत में विधायिका का महत्व आज भी है। तथा शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी जो शक्तिशाली मंत्रिमंडल हो जाते हैं उनको भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है, चाहे वो नेता हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, सबको संसद का सामना करना पड़ता है। संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यानी कि जब नेता वगैरह आते हैं संसद में, राष्ट्रपति, तो जो संसद है वो इन नेताओं से सवाल जवाब पूछती है और इन नेताओं को उन संसद के सदस्यों को जवाब देना पड़ता है ताकि वो अपने आप को संतुष्ट कर सके। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक खुला मंच है ना। अभी मैंने बताया था कि संसद एक वाद विवाद का मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषताओं के कारण यह सरकार के सभी अंगों से ज़्यादा प्रतिनिधित्व है और फिर इसके पास सरकार का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की भी शक्ति है। तो ये शक्तियाँ अभी हम ये ऐसा ओवरव्यू ले रहे हैं संसद के बारे में, बाद में हम अब इसका धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे।
अब नेक्स्ट आते हैं संसद के दो सदन। संसद के दो सदन कौन से थे? राज्यसभा और लोकसभा, ये दो सदन, ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना। अब आता है भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है, ठीक है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल और विधानसभा कहते हैं, ये अभी हमने पीछे पढ़ा। भारत संसद में दो सदन है, जबकि विधायिका में दो सदन होते हैं। भारत संसद में दो सदन है, जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। तो समझ गए, द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो दो से द्विसदनात्मक। भारत के सदन में एक सदन को राज्यसभा और दूसरा सदन लोकसभा है। संविधान ने राज्य को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। तो अब 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगर देखो तो कई राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है और कई राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्वि और इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसकी एक ट्रिक है, याद रखना। आधा तेल यूपी में बिका। अब इससे क्या मतलब है? देखो, ये जो 6 राज्य है ना, उनको याद करना। आधा मतलब आंध्र प्रदेश, तेल मतलब तेलंगाना, और यूपी तो यूपी हो गया उत्तर प्रदेश, में मतलब हो गया महाराष्ट्र, बी का मतलब बिहार, क का मतलब कर्नाटक। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी बताना। तो इसका ट्रिक क्या है? आधा तेल यूपी में बिका। फिर आता है भारत विविधताओं से परिपूर्ण एक विशाल देश है। विविधताओं का मतलब है कि भारत में कई अलग अलग समुदाय हैं, उन समुदायों की कई अलग अलग संस्कृतियाँ भी हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसी का एक बहुत बड़ा देश है। ऐसे में द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका की आवश्यकता है, यानी कि क्योंकि भारत एक कई विविधताओं से मिलकर एक बहुत बड़ा देश है, तो इतने बड़े देश के लिए 2 सदन तो होना ज़रूरी है, ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। तो अगर पूछे इस एग्ज़ाम में द्विसदनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, तो देखो, भारत जो है वो बहुत बड़ी विविधता वाला एक बहुत विशाल देश है। उसमें कई अलग अलग वर्ग, कई अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए द्विसदनात्मक की आवश्यकता है। द्विसदनात्मक का एक और लाभ यह है कि संसद में प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पूर्ण विचार हो जाता है। यानी कि इससे मतलब क्या है? देखो, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोकसभा जो है ये प्रथम सदन है, पहला सदन है, और दूसरा सदन राज्यसभा है, ठीक है। राज्यसभा दूसरा सदन है। तो जो भी निर्णय लोकसभा लेगी, क्योंकि जो भी निर्णय या फिर जो भी विधेयक या जो भी बिल होगा वो सबसे पहले लोकसभा में आएगा, उसके बाद राज्यसभा के पास जाएगा। तो लोकसभा जो निर्णय लेगी, फिर उस निर्णय पर राज्यसभा क्या करते हैं? पूर्ण विचार करते हैं, इनकी दोहरा विचार भी कहते हैं उसको, वो करती है, ठीक है। तो एक सदन में लिए गए निर्णय को दूसरे सदन में निर्णय के लिए भेजा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रत्येक विधेयक की नीति पर 2 बार विचार हो जाता है, ठीक है, दोहरा विचार। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका भी मिल जाता है। यदि ये क्या करते हैं, ये एक सदन से दूसरे सदन की जल्दबाजी को रोकते हैं कि अगर लोकसभा जल्दबाजी में कोई निर्णय ले रही है तो राज्यसभा क्या करती है? उस पर पूर्ण विचार करके उस जल्दबाजी में लिया गया निर्णय को खत्म कर देती है, इनकी रोक लगा देती है, ठीक है। तो देखो, यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पूर्ण विचार हो पाता है। अब आता है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। उच्च सदन लेकिन द्वितीय सदन, ठीक है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन यानी कि ये कभी भंग नहीं होती। अब ये भंग, और कई लोग ना इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो बच्चे हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भंग होना और भंग ना होने में क्या मतलब है। अब भंग होने का मतलब है कि ये जो है पूरी तरह से भंग हो जाती है, क्योंकि ये स्थायी सदन है इसलिए अभंग होती है, इनकी कभी भंग नहीं होती। अब देखो, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना पूरा कार्यकाल कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर
एक साथ सभी सदस्य का कार्यकाल पूरा नहीं होता। यहाँ पर प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं और फिर 1/3 सदस्य या फिर इन्हीं 1/3 सीटों के लिए निर्वाचन होता है। यानी कि ये प्रोसेस जो है चलता जाता है, 2 साल 2 साल 2 साल, इसमें 1/3 हटाई, फिर जब ये 2 साल पूरे हो जाएंगे तो इसमें 1/3 हटा दी, फिर ये पूरे हो जाएंगे तो इसमें से 1/3, तो फिर क्या होता है, इनके प्रोसेस जो चलता रहता है। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और वो भंग भी हो जाती है क्योंकि उसके सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। इसलिए समझे अब भंग और अभंग, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में इसका कार्यकाल और इन सीटों के लिए फिर से चुनाव होता है और ये कभी भंग नहीं होती। अब सदस्यों का चुनाव, तो राज्य के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। अब ये अप्रत्यक्ष प्रणाली हमने ना अपने यूट्यूब चैनल पर चुनाव और उसका प्रतिनिधित्व वाला चैप्टर डाल रखा है। उसमें आपको बहुत अच्छे से प्रत्यक्ष प्रणाली और कौन से वो आ जाते हैं ना, एकल मत प्रणाली चुनाव, अनुपातिक चुनाव, ये सब बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, तो किसी राज्य के लोकसभा राज्य विधान सब राज्य सदस्यों को चुनते हैं, फिर विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 है, जिसमें 338 का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी कि एग्लो इंडियन होते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और खेल जगत इत्यादि क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, अब अगर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि सभी क्षेत्रों में असमान आकार यानी कि जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। समान प्रतिनिधित्व यानी कि मान लो यूपी में, आपको सबको पता है यूपी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, वहीं गोवा में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो यूपी में जो जनसंख्या है उतनी जनसंख्या के अनुसार गोवा को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश में विभिन्न जनसंख्या के अनुपात के असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे यूपी में ज़्यादा जनसंख्या है इसलिए उसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। गोवा या फिर सिक्किम जैसे देश में कम जनसंख्या है इसलिए कम प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो याद रखना, यूपी को 31 सीटें दी गई हैं राज्यसभा में, वहीं सिक्किम को 1 सीट दी गई है। क्यों? क्योंकि यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है। अब भारतीय द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रतिनिधित्व, अमेरिका में के द्विसदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है उनको भी समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जहाँ पर कम जनसंख्या है इन दोनों का जो प्रतिनिधित्व होगा वो समान होगा। ठीक है, यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करते हैं। इससे क्या होता है, राज्यों में समानता स्थापित होती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। जैसे मान लो यूपी है बड़ा राज्य और छोटा राज्य सिक्किम है, ठीक है, लेकिन हमारे राज्यसभा के लिए अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। कौन सा तरीका अपनाया गया है? जनसंख्या के अनुसार। तो ये बताया गया है, आपको पता होना चाहिए कि भारत की 4वीं अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधियों का चुनाव उनकी राज्यों की जनसंख्या पर ही आधारित होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है, भारत संविधान की 34 अनुसूची में प्रत्येक राज्य के निर्वाचन वाले सदस्यों की जनसंख्या निर्धारित की गई है। यदि हम राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करते हैं तो कुछ परिणाम ऐसे होंगे। यानी कि अगर जिस प्रकार से अमेरिका ने समान प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई, अगर वो प्रणाली हम अपनाते तो क्या होता है, तो लगभग 20 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, इतनी जनसंख्या वाला इनकी 6.10 लाख जनसंख्या वाला सिक्किम के बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान निर्माता ऐसी विसंग से बचना चाहते थे, विसंगति यानी कि जो संविधान निर्माता थे वो ऐसी चीज़ से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जनसंख्या और वाले को ज़्यादा अधिक प्रतिनिधित्व दिया है और कम जनसंख्या वालों को कम प्रतिनिधित्व दिया है। इस प्रकार जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 सीटें और छोटे सिक्किम वाले को 1 सीट दी गई है। अब आते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ। तो सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित कर सकते हैं। ये सामान्य विधेयक, ये धन विधेयक, संविधान संशोधन, ये विधेयक, ये सारे विधेयक हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो धन विधेयक को प्रस्तावित करना, संवैधानिक संशोधन को पारित करना, प्रश्न पूछकर संकलन प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी देना है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो वो प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में नहीं, सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये संसद को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है। तो यहाँ पर हम ये पार्ट 1 खत्म करते हैं। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी पार्ट 2 आएगा आपको पता चल जाए। और डिस्क्रिप्शन में आपको पोल साइंस के बाकी चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जब मिलते हैं, बाय बाय।